अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हरमीत सिंह हूँ और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को तहस नहस करने की धमकी दी है। ईरान का क्या रद्द-ए-अमल है, उस पर बात करेंगे। बलूचिस्तान जल रहा है, कश्मीर सुलग रहा है, लेकिन रियासती पर मुसल्लत जो हुक्मरान है वो बिल्कुल खामोश है, उस पर बात करेंगे। साथ साथ इस वक्त ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल है बलूचिस्तान की, और कैपिटल में क्या जुल्म हो रहा है फॉरनर्स के हवाले से, पुलिस का क्या रवैया, उस पर भी बात करना ज़रूरी है। सबसे पहले बात करते हैं ख़ासकर अमेरिका के हवाले से। सदर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अभी वो सियासी शहीद बनना चाहते हैं। वो कहते हैं कि अगर मुझे कत्ल किया गया, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप मुझे कत्ल कर देंगे, ईरान मुझे कत्ल कर देगा, तो फिर इसके संगीन नताइज होंगे। बेवकूफ़ बना रहे लोगों को अगर हम समझें तो। उन्होंने कहा कि इसके बाद फिर उन्होंने कहा कि 1000 मिसाइल ईरान की जानब से निशाना बांधने तैयार है। अगर ईरान ने धमकी पर अमल करने की कोशिश की तो मज़ीद हज़ारों मिसाइल दाग दिए जाएंगे। ज़रूरत पड़ने पर अमरीकी फ़ौज को ईरान के तमाम इलाक़े मुकम्मल तबाह करने के अहकामात दिए जाएंगे। ये उनका वो है बयान है। उसके बाद मैं आपको ये बताऊं कि एक और ख़बर जो मेरे सामने आई थी और मुझे लगा कि ये मशवरा शायद हमारे मुल्क से किसी ने दिया है, क्योंकि अगर आप देखें दीगर मुल्कों में सहाफ़ी जो ख़बर कोट करते हैं, एक तो चलो एविडेंस के साथ साथ करते हैं, लेकिन उनको धमकाने का जो सिलसिला है वो नहीं होता है। अब क्या हुआ है, कतर की जानब से जो तोहफ़ा डोनाल्ड ट्रंप को मिला था उसमें थोड़े सिक्योरिटी इश्यूज़ की वजह से डोनाल्ड ट्रंप को यह तैयारा तब्दील करना पड़ा। और ये ख़बर जैसे न्यूयॉर्क टाइम में और दीगर अखबारों में रिपोर्ट हुई है तो डोनाल्ड ट्रंप बड़े गुस्से में आ गए और उन्होंने नोटिस थमा दिए। घर घर जाके उनके सिक्योरिटी एहलकारों ने सहाफ़ियों को नोटिस थमा दिए। अंदाज़ा लगा लें, तो ये वही नोटिस है जो हमें भी यहाँ पर आते हैं, आप सहाफ़ियों को अमरीका में भी शुरू हो गए। मेरे ख्याल में मशवरा हमने दिया होगा कि भाई साहब, हमने सहाफ़ियों को ऐसे ज़बरदस्त तरीके से दबाया, पी का एक्ट लगा के आप भी थोड़ा सा दबा दीजिएगा, ये खामोश हो जाएंगे। सो डोनाल्ड ट्रंप की धमकी के बाद ईरान के पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद खलीबाफ ने कहा है कि अमेरिका के साथ जारी तनाज़ा कभी ईरान को हथियार डालने पर ख़त्म नहीं होगा। ईरानी मीडिया के मुताबिक बाकिर खलीबाफ ने खबरदार कि अगर अमेरिका मफाहमती यादाश्त से पीछे हटा तो ईरान अपने दिफा के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। उन्होंने कहा कि अगर किसी भी लम्हे अमेरिका इसी मफाहमत से इन्हिराफ करता है तो हम मुकम्मल दिफा करने के लिए तैयार हैं। इसके साथ साथ वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ाई ने कहा है कि ईरान मुसल्लह अफ़वाज दुश्मन को हर नकल हरकत पर हम नज़र रखे हुए हैं। ईरानी फ़ौज चौकन्ना चौकस है। हमारी साहिली इलाकों, जजीरों, सरहदों और दीगर हसास मकामात पर हम मुकम्मल नज़र रखे हुए हैं और ट्रिगर पर हमारी उंगली है। अमेरिका ऐसी वैसी हरकत करेगा, जवाब उसको भरपूर मिलेगा। एक तरफ तो ये मामला है, दूसरे अमेरिका मीडिया के मुताबिक कतर, अमेरिका, मिस्र और सऊदी अरब के हुक्काम ने बुध के रोज़ अमेरिकी और ईरानी हुक्काम से कशीदगी में कमी के लिए टेलीफोनिक राब्ते किए हैं। सालसी के यानी अमल में शरीक ज़रा के मुताबिक तनाव में कमी की कोशिश की जाए ताकि टेक्निकली टीमों के दरमियान मुज़ाकरात के अगले दौर की तारीख मुकर्रर की जा सके। अमेरिका की जानिब से ये आप देखिए, मेरे ख्याल में 2 दिन बाद कहा जा रहा है कि स्विट्ज़रलैंड में ये मामला होगा, लेकिन अमेरिका की जानब से जो पाबंदियां फिर से लगाई गई, जो छूट दी गई थी ईरान को, उसमें जैसे ही जहाज़ उतरे हैं तो 6 करोड़ 30 लाख बैरल खाम तेल समंदर में ईरान का फंस चुका है। ये सूरत इस वक्त ईरान और अमेरिका के दरमियान है जो आप इस वक्त देख रहे हैं। दूसरे अगर मैं कहूँ, ईरान पर जो हमले हुए हैं उस पर किसी मुस्लिम ममालिक ने कोई जो है मजम्मती बयान जारी नहीं किया, लेकिन उर्दन, कुवैत, बहरीन जहाँ पर अमेरिका के एसेट हैं वहाँ पर ज़रूर मुसलमान ममालिक, सऊदी अरब, दीगर सब ने जो है मजम्मती बयान जारी किए हैं। अमेरिका के मिसाइलों के सामने या उनकी तबाही बर्बादी मचाने के बावजूद ये मुस्लिम दुनिया खामोश तमाशाई बन बैठी है। दूसरे सऊदी अरब, ईरान ने अरब अमारात को भी वार्निंग दी है कि सुधर जाओ, नहीं तो फिर तुम्हारी ठुकाई होगी। सो बहरहाल ये वहाँ की पोजीशन थी जो मैंने आपके सामने वाज़ेह की।
दोस्तों इस वक्त कोयटा में अगर आप देखें एक तरफ तो खबर ये आ रही कि 300 पुलिस अहलकार जो हैं वो उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिए बलूचिस्तान हुकूमत से, और इस वक्त एक तरफ तो ये खबर चल रही है, लेकिन उसके फ़ौरन बाद बलूचिस्तान की जो हुकूमत है उन्होंने ये खबर की तरदीद की। उन्होंने कहा कि कोई भी ऐसी पुलिस की जानिब से कोई इस्तीफ़े नहीं दिए गए, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें जनाजे उसी तरह रखे गए। कल वज़ीर आज़म गए वहाँ पर, लेकिन उन्होंने वही रटी रटाई तकरीर की और वहाँ से वापस। होना तो ये चाहिए था कि वो जनाजों जहाँ पर लोगों ने धरना दिया उनके साथ बैठते, बातचीत करते, मामलात जो हैं उनके ज़ख्मों पर मरहम रखते। वो कुछ ना हुआ। पुलिस एहलकारों की जो लाशें हैं वो लावारसों की तरह इस वक्त धरने में पड़ी हैं। एक नौजवान इस वक्त, अगर मैं कोयटा पाठक जो है उसके धरने के मनाजिर आप देखें, ये कल रात के मनाजिर हैं जहां पर हज़ारों की तादाद में लोग बैठे हुए हैं और धरने में मौजूद जो है वो स्फंदियार काकड़ भी इस धरने को लीड कर रहे हैं। दूसरे में एक नौजवान की जो मेरे सामने वीडियो आई, यकीनन ये बड़ा मुश्किल होता है, आपका भाई जब घर से निकला हो, ड्यूटी पे गया हो, और फिर ये खबर सामने आए, जिस तरह महमूद खान अचकज़ई साहब ने कहा कि वो बार बार कॉल करते रहे, बार बार कहते रहे कि हमें कोमक पहुंचा दो। क्यों नहीं पहुंचाएगी? आपके पास अगर उन्होंने आपसे राब्ते किए तो बहुत सारे लोग को, जवानों को बचाया जा सकता था। अब ये नौजवान क्या कह रहे हैं, जरा इसकी सुन लीजिएगा, फिर बात करते हैं। कौन फिर ड्यूटी करेगा? आपको पता है ज़ियारत के 300 या 30 बंदों ने जो पुलिस में जम हुए थे लेवी से, उन्होंने इस्तीफा देकर अपनी ड्यूटी को छोड़ा। क्यों? इसका जो जिम्मेवार कौन है? इसकी जो है वो बुलेट प्रूफ गाड़ी के साथ वहाँ पे नहीं जा सकता, 2 किलोमीटर पर वो नहीं जा सकता, उनके पास असला भी है, सब कुछ है, वो नहीं जा सकता। सिर्फ अब वज़ीर आला साहब ने कहा कि इसको डिसमिस करो। डिसमिस किया है, डिसमिस के बाद इनको तो सजा होनी चाहिए, डिसमिस करके किसी और के भेज दिया। अभी इनको क्या करे, इनका क्या करे, इनका कौन जवाब देगा? मेरे भाई को 12 बुलेट लगे हैं, 12 मोहम्मद आसिफ है, शहीद का नाम मोहम्मद आसिफ सिपाही है, मेरा नाम साबिर खान है, मेरा चौथा भाई है, और इनको तकरीबन इनके सारे जो गोलियां हैं हमने खुद इनके होकर पोस्टमार्टम किया है, तो इनका तकरीबन 12 से 12 गोली इन्हें सीने से यहाँ से लेकर यहाँ तक एक भी गोली इन्हें पीछे से नहीं खाई। इन्हें गैरत का जो शहीद है, अभी भी 3 दिन पहले इनको शहीद किया, अभी भी इनके जिस्म से खून बह रहा है। ये असर जो है ये शोधा है, ये शहीद है जिनके खून अभी भी बह रहे हैं। 3 दिन से लाशें पहाड़ पर है, लेकिन आपके पास इतना सोर्स नहीं है कि आप जाके अपनी लाशों को उठाएं, ये आपके लोग नहीं है। तो इस वजह से हमारा ये रिक्वेस्ट है कि आके हमारी कमेटी वाले से बैठे और उनके साथ बात करें। ये नौजवान को आपने सुना, वो कहते हैं मेरे भाई को 12 गोलियां लगी, सामने से गोलियां लगी, मेरा भाई गैरत मन भाई था मेरा, लेकिन रियासत उनकी लाशों में लाने में बिल्कुल नाकाम नज़र आ रही है। अभी भी बहुत सारी लाशें पड़ी हैं जो होना तो ये चाहिए था कि इन पुलिस, ये जो गयूर पुलिस थे, ये जो बहादुर सपूत थे इस मुल्क के, उनको लाया जाता, उनकी लाशों को बड़े इज़्ज़त तकरीम के साथ दफनाया जाता, वो तमाम तर प्रोटोकॉल को फॉलो किया जाता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं हुआ। आपको याद होगा कि जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान की लड़ाई थी तो ख़ासकर जब हमारे ऊपर हिंदुस्तानी आ गए और अचानक हमने कहा कि जंग ख़त्म होनी चाहिए, तो उसके बाद कई लाशें जो हैं आपको याद होगा वहाँ पर गिरी और बहुत सारी लाशें हमने छोड़ ली थी, और उसमें बहुत सारे माओं ने खतूत लिखे थे कि हमारे बच्चों की लाशें। और आपको याद होगा कर्नल शेर खान जैसे बहादुर की लाश भी हम छोड़ चुके थे। हमें कर्नल शेर खान की बहादुरी किस्से की जो हम सुनाते हैं ना, ये भी शुक्र है वो हिंदुस्तानी एक सरदार मेजर था या ब्रिगेडियर था, उसने एक लेटर लिखा कि ये बहादुर सपूत बड़ी बड़ी ज़बरदस्त तरीके से ये हमारे साथ लड़ा है, बड़ी बहादुरी के साथ, बड़ी जुर्रत के साथ। अगर आप इसकी लाश नहीं वसूल करना चाहते तो हम तमाम तर फौजी एजाज़ के साथ इस जवान की जो है, ये कर्नल शेर खान की जो लाश है, उसको दफनाने को तैयार है। तो हम तो वहाँ भी लाशें छोड़ चुके थे। अब यहाँ पे सूरत हाल ये है कि यहाँ पे पुलिस की कई लाशें पड़ी हैं। सो ओवरऑल कोयटा की सिचुएशन अच्छी नहीं है दोस्तों, जिस पर मैं समझता हूँ कि होना चाहिए था मफाहमत, अफ़वाम तफ़हीम से चीज़ों को हल करने की ज़रूरत है, ना कि हर चीज़ जो है ऐसे बयानबाजी से कि जिसका नुकसान ऑलरेडी आपको देखें, बलूचिस्तान जल रहा है, कश्मीर सुलग रहा है। हालात ये हैं कि अभी मैं देख रहा था कि अभी वो मुकामी साफ़ी है कश्मीर के, वो कह रहे थे कि तकरीबन कई रेंजर्स की गाड़ियाँ, ख़वातीन पुलिस की गाड़ियाँ जो हैं धीर कोट और दीगर इलाकों में भेज दी गई हैं। वहाँ पर भी बातचीत से मामला हो सकता था, अफ़वाम तफ़हीम से मामला हल हो सकता था, लेकिन आप जब हर चीज़ ताकत के थ्रू सॉर्ट आउट करते हैं ना दोस्तों, उसका नुकसान होता है। अल्टरनेट क्या होता है, वो उसी रिएक्शन से उठती हैं वो लोग
जब आप उसको दबाते हैं। बेशक ताकत के बलबूते पर बहुत कम अरसे तक आप उनको दबाते हैं, लेकिन मुश्किल होता है ज़्यादा देर से उनको दबाना। तो ये सारी चीज़ें, दुनिया के सब मसाइल जो हैं वो बातचीत से हल होते हैं, ना कि आप हर बंदे को गद्दार डिक्लेयर करो, हर बंदे को इंडिया का एजेंट बना दो, हर बंदे को जो है उस पर FIR कर दो, उस पर कोई ना कोई एक्ट लगा के उसको जो है हवालात में बंद कर दो। इससे नुकसान होता है। ये हमारा मुल्क है, इस मुल्क को हमने बड़ी मुश्किल से पाया है और इसको कायम व दायम रखना हम सब के फ़राइज़ में शामिल है। हमें किसी भी ऐसे हालात पर जो है वो नमक के बजाय मरहम लगाने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर खुदा न खास्ता 1971 का सानिया आज तक हम नहीं भूले तो दूसरा सानिया जो है वो हम बर्दाश्त करने को बिल्कुल तैयार नहीं है। दोस्तों, इस वक्त ये वीडियो ज़रा देख लीजिएगा, फिर बात करते हैं इस पर। I just make video, close gate, I make video. These two hurt me and hurt me. And I fighting back. I need your sweet apology for me. ये वीडियो आपने मुलाहिज़ा फरमाई, दो पुलिस एहलकार इस्लामाबाद की यूनिफॉर्म में, पुलिस यूनिफॉर्म में ये मलबूस हैं और एक गैर मुल्की खातून इन पर टॉर्चर करने का इल्ज़ाम लगा रही है। अब ये सूरत हाल अगर आपके सामने है कि भाई साहब ये इस्लामाबाद में हो रहा है। दुनिया में कैपिटल में पुलिस बड़ी मुअज़्ज़ब होती है और अनफॉर्चुनेटली मुझे याद है कि इस रिजीम से पहले पुलिस इस किस्म की बदतमीज़ी कभी आम लोग के साथ नहीं कर, फॉरनर तो दूर की बात, अपने लोग के साथ भी इस किस्म की, ये कैपिटल की पुलिस इस किस्म की बदतमीज़ी नहीं करती थी। और मुझे याद है, क्योंकि मैं ग्राउंड का रिपोर्टर हूँ, तो मुझे बहुत सारे क्राइम भी मैंने बीट किया है, बहुत सारे पुलिस एहलकारों के साथ उठक बैठक होती थी, बहुत सारे मसाइल पर बहुत ज़बरदस्त एक्शन लिया जाता। लेकिन अनफॉर्चुनेटली फॉरनर जब आते हैं वो पहला रुख कैपिटल का करते हैं, कैपिटल में देखते हैं कि भाई वो सारी चीज़ों को कैप्चर करके अपने दिमाग की सूरत में, वीलॉग की सूरत में, कैमरे की सूरत में दुनिया को बताते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है। आपने पहले क्रिप्टो के बहाने नून लीग के नायब वज़ीर आज़म जो है उसके नवासे हैं या पोते हैं, वटेवर जो भी है, वो बुलाते हैं और मुबैना तौर पर उसका रेप होता है, उनको बांधा जाता है, उनके साथ जो जुल्म किया जाता है। उसके बाद उन ममालिक में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नफ़रत का एक बयानिया इस तरीके से चल दौड़ा है कि उनके पार्लियामेंटेरियन ने पाकिस्तान पर जो इल्ज़ामात लगाए वो बड़े शदीद ख़तरनाक है। अब वहाँ पर जो लोग रह रहे हैं उनकी ज़िंदगी तो हमने मुश्किल में बना दी, और फिर हम पूरी दुनिया में जो डंडोरा पीट रहे हैं कि हम बड़े अच्छे लोग हैं, बड़े मुअज़्ज़ब लोग हैं, तो हमारे हुक्मरान जमात के लोग फॉरनरों का रेप कर रहे हैं, उन पर ये इल्ज़ाम है। तो अंदाज़ा लगा लें फिर पुलिस का जो रवैया है उस पर, तो ज़ाहिर बात है दुनिया देखती इन सारी चीज़ों को। सोशल मीडिया का दौर है। अभी मैं देख रहा था कि ये खातून की वीडियो जो आपने देखी, इसको तशद्दुद किया गया है। पुलिस एहलकार पर वो इल्ज़ाम लगा रही कि भाई साहब उसने मुझे टॉर्चर किया है। अच्छा, ये तो एक वीडियो आई है। अब एक और वीडियो आई है जिसमें अगर आप देखें, ज़रा ये वीडियो देख लीजिएगा, फिर इस पर बात करते हैं। ये वीडियो भी आप देखें कि गैर मुल्की खातून की वीडियो का मामला है। इसमें SSP ऑपरेशन इस्लामाबाद काजी अली रज़ा ने फौरी नोटिस लेते हुए DPO और ये कौसार ASP नौशरवान को मामले की मुकम्मल साफ इंक्वायरी के मामला दिया है। एक तरफ तो ये मामला है कि भाई साहब ये चीज़ें क्या हो रही हैं। अगर आप देखें, कहा ये इल्ज़ाम है उस पर, ये कोई कहा जा रहा है कि थाना कौसार का ASI नसरुल्लाह अपने कमरे में गैर मुल्की खातून जो इम्कान ऐसा है कि वो चाइनीज़ नेशनल है, उसे बंद कर रखा है। पुलिस अफसर ने दरवाज़ा जो है अंदर से लॉक किया है और चाइनीज़ खातून ने इसकी वीडियोस बनाई है। अब ये मामला अगर आप देखें तो अंदाज़ा लगा लें कि यहाँ फॉरनर के साथ, बेशक ये इसका दूसरा रुख भी हो सकता है, लेकिन ओवरऑल जिस तरीके से आप फॉरनर को टॉर्चर कर रहे हो, उनकी वीडियो आलमी सतह पर जाती हैं तो लोग नहीं आते, लोग डरते हैं, खौफजदा होते हैं। यह अलग बात है कि आप अपने प्रोटोकॉलों में बहुत सारे लोगों को ले आते हैं, लेकिन दुनिया रियलिस्टिक है, दुनिया सारी चीज़ें जानती है। यानी अगर आप देखें हमारी पुलिस का जो रवैया, ये क्यों इतना बदल गया। आप देखें जब से ये रिजीम आई है, इसने लोगों के घरों में पुलिस को भेजा, ख़वातीन, बच्चे, किसी को नहीं बख्शा इन लोगों ने। इनके मुंह को खून लगा है। PTI के ख़िलाफ़ इनका क्रैकडाउन हो, TLP के ख़िलाफ़ इनका क्रैकडाउन हो, कश्मीरियों के ख़िलाफ़ हो, तो इस्लामाबाद में दीगर लोगों के ख़िलाफ़ हो, तो फिर ऐसी सूरत हाल में दोस्तों यही कुछ होता है कि आपका रवैया
फिर इंसानों से जाके जानवरों जैसा हो जाता है। जो इनकी ट्रेनिंग दी गई है वो ट्रेनिंग से हटकर ये सब कुछ कर रहे हैं, तो अब इनके मुंह को खून लगा। ये ना फॉरनर्स को देखते हैं ना आम आदमी को देखते हैं, बस जो भी आया उसको गिरबान से पकड़ा, घसीटा, उसको टॉर्चर किया। और आज ये वीडियो देखें तो आपको अंदाजा होगा। अभी मैं चाइनीज़ की वीडियो देख रहा था, वो कहती है मामला अफवाह और तफहीम से सॉर्ट आउट हो गया है। पहले तो ये पाकिस्तानियों का सॉफ्टवेयर अपडेट करते थे, अब अंदाज़ा लगा लें कि गैर मुल्कियों का सॉफ्टवेयर भी बड़े ज़बरदस्त तरीके से अपडेट होता है। लेकिन बहरहाल इसके नताइज जो हैं, ये जो वक़ार है पुलिस का, ये दोबारा बहाल नहीं होगा। आप जानबूझ आप लेके आएँ, सोशल मीडिया की तस्वीर खींच लें, फिर कहें कि मामला सॉर्ट आउट हो गया, इससे आपका वक़ार बुलंद नहीं होगा। आप कैपिटल की पुलिस हैं, खुदारा इसको सियासी ना बनाएं, इसको पुलिस, कैपिटल की पुलिस बना के रखें। इसको इस वक्त क्राइम रेट, कत्ल गारत के रेट, अगवा बरे तावान के रेट, इस्लामाबाद में जिस तरीके से उसके रेशो बढ़ रही है, उससे आप अंदाज़ा लगा लें कि भाई साहब पुलिस अगर अपना काम करती तो शायद ये नताइज ना होते। पुलिस अपना काम कर ही नहीं रही है, इसलिए इस वक्त पुलिस जो है भाई जो हाथे चढ़ गया, जैसे हाथे चढ़ गया, मारो पीटो घसीटो भाई। और अंदाज़ा लगा लें पूरी दुनिया में हमारे कैपिटल का, हमारी पुलिस का तशख़्ख़ुस जो है वो जिस तरीके से तबाह हो रहा है, वो खुद इनके हाथों से हो रहा है।